Good morning to all. Myself Ajay Singh Solanki, Faculty Social Science Resonance. Today we are going to start the new chapter of class 8th. The name of the chapter is Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. अब चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसको चैप्टर के टॉपिक से हमें समझ में आ रहा है 3 टॉपिक के अंदर चैप्टर को डिवाइड कर रखा है. पहले हम बात करेंगे वीवर्स की, देन हम बात करेंगे आयरन स्मेल्टर्स की एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्री ओनर्स. Starting the chapter with the first topic, Indian textile and the world market. Around 1750, India was the world's largest producer of cotton textile, renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship. अब अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले की और हम बात कब की कर रहे हैं अभी करीब 1750 की, तो तब के टाइम पर इंडिया जो था वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किस चीज़ का, आपके कॉटन का. एंड इट इज़ रिनाउड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड द एग्जीक्यूटिव क्राफ्ट्समैनशिप. दे वर ट्रेडेड इन द साउथ ईस्ट एशिया. अब साउथ ईस्ट एशिया में भी किस किस जगह पर इनको हम यहाँ से एक्सपोर्ट किया करते थे, जावा, सुमात्रा एंड द पेनांग एंड द वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बॉट इंडियन टेक्सटाइल एंड सोल्ड देम इन यूरोप. इंडिया का जो कॉटन था उसकी अपने आप में एक क्वालिटी थी कि वो काफ़ी ज़्यादा फाइन था. और ये जो कॉटन था क्यों लेकर के जाते हुए कॉटन, एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सर क्यों लेके जा रहे हैं हम इंडिया का कॉटन, क्यों यूरोपियन मार्केट में सेल हो रहा है. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यूरोप में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आपको पता है. अब वहाँ पर हमेशा वुलन सी आप जो लोग बाग पहना करते थे, वुलन क्या होते हैं कहीं ना कहीं वॉशिंग में उनके प्रॉब्लम आती है, जल्दी सूखते नहीं है, उनका वेट ज़्यादा रहता है, इजीली वो आप उनको कैरी नहीं कर सकते हैं. तो जब उस मार्केट में हमारे इंडिया का कॉटन गया, क्योंकि बहुत लाइट वेट रहता है, काफ़ी फाइन रहता है, इजीली वॉशेबल है, तो ये वाला फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वहाँ के लोग बागों को. और इसकी हमारे इंडियन कॉटन की डिमांड दिन ब दिन यूरोपियन मार्केट के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गई. वर्ल्ड टेल अस द हिस्ट्रीज. European traders first encountered the fine cotton cloth from India carried by Arab merchants in the Mosul present day Iraq. तो सबसे पहले जो इंडिया का कॉटन था कहाँ पर ये यूरोपियन ट्रेडर्स को मिला, इनको किस तरीके से मिला. जो इंडिया का कॉटन क्लॉथ था ये कौन लेकर जा रहे थे, अरब मर्चेंट्स लेकर के जा रहे थे. कहाँ पर, आपके मौसूल में, जिसको प्रेजेंट में हम क्या बोलते हैं आज के टाइम पे, इराक से जाना जाता है. The Portuguese came to India in search of spices and the cotton textiles that took back to Europe called the calico. अब पोर्चुगीज़ आए किस लिए थे इंडिया के अंदर, वो आए थे यहाँ पर स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए. वो चाहते, क्योंकि इंडिया में जो स्पाइसेस आपके सदर्न पार्ट में डेक्कन प्लेट्यू में जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है, स्पाइसेस का कल्टीवेशन होता है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में भी उसका हम ट्रेड करते हैं और इंडिया में भी उसका इस्तेमाल करते हैं. और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंडिया के स्पाइसेस काफ़ी पुराने टाइम से. तो जो पोर्चुगीज़ थे वो इंडिया में किस चीज़ के लिए आते थे, स्पाइसेस का ट्रेड करने के लिए आते थे. और साथ में जब जाते थे तो क्या लेकर के जाते थे यहाँ से, आपका जो कॉटन क्लॉथ था उसको लेकर के जाते थे. और इसको वो लोग क्या बोला करते थे, कैलिको. इंपॉर्टेंट है, ये आपसे 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैलिको. इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कैलिकट. There were many other words which pointed the popularity of Indian textiles in the Western market. Different varieties of cloth were named differently, such as printed cotton clothes were called the chintz, कॉसेस और खासा एंड बंदाना. ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है जो कि उस टाइम पर जो हमारा कॉटन था इंडिया का, जब वो बाहर एक्सपोर्ट हो रहा था तो वहाँ पर अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इस कॉटन क्लॉथ के नाम रख दिए. कुछ लोगों ने इसको चिंट्स बोला, कुछ ने बोला कॉसेस या फिर खासा, और कुछ लोगों ने इसको बंदाना नाम दिया. चिंट्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड चिंट, अ क्लॉथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन. अ क्रेज स्टार्टेड फॉर इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड एंड यूरोप मेनली फॉर देयर एग्जीक्यूटिव फ्लोरल डिजाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस. तो यहाँ पर कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं हमारे क्यों इंडियन कॉटन टेक्सटाइल को आप यूरोप के अंदर और इंग्लैंड के अंदर पसंद कर रहे हैं. क्योंकि एक तो यहाँ पर इस क्लॉथ के अंदर काफ़ी सारी फ्लोरल डिज़ाइन मिल रही थी उन्हें. इसके अलावा जो इसका टेक्सचर था काफ़ी ज़्यादा फाइन था, रफ नहीं पड़ता था. इसके अलावा रिलेटिवली ये
जो बाकी के क्लोथ मार्केट में मिल रहे थे यूरोप में या इंग्लैंड में, उससे कंपेरेटिवली ये चीप था उस टाइम पे। बंदाना derived from the word bandhana refers to any brightly colored and printed scarf for the neck or head produced through a method of tying and dyeing। तो ये अलग अलग वर्ड्स थे जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन कहाँ से है, इंडियन रूट से ही है। जैसे कि आपका यहाँ पे देखोगे आप बंदाना, तो इसको बांधना से ही उन्होंने डिराइव कर लिया, क्योंकि जो यूरोपियंस आते थे वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे हिंदी के जो वर्ड्स होते थे, तो अपने हिसाब से वर्ड्स बना लेते थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दक्षिण को उन्होंने ढक्कन कर दिया और ढक्कन से फिर आपका डेक्कन प्लेट्यू बन गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सोशल साइंस में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपके जो यूरोपियंस आए या ब्रिटिशर्स जो भी आए, उन्होंने यहाँ के वर्ड्स को क्या किया, अपने हिसाब से चेंज कर दिया। जैसे कि आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखा, सिपाही को उन्होंने क्या कर दिया, सिपॉय। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम निकाल सकते हैं। Coming back to the topic, Indian textiles in European market. Indian textiles became widely popular by the early 18th century, which worried wool and silk makers in the England। अब अगर इंडिया का टेक्सटाइल यूरोप के मार्केट में फेमस हो रहा है, तो वहाँ पर जो आपका वूल और सिल्क मेकर्स थे, कहीं ना कहीं उनको चिंता होना तो स्वाभाविक था, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट मार्केट में एंटर हो रहा है और वो लोग बागों के द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो वहाँ पर इससे पहले जो वूलन क्लॉथ्स या फिर जो आपका सिल्क के टेक्सटाइल निकल करके आ रहे थे, प्रोड्यूस हो रहे थे, कहीं ना कहीं उनके मार्केट पे, उनके प्रोडक्शन पर असर पड़ने वाला था। दे बिकेन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। इन 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड लेगिस्लेशन बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिन्स इन इंग्लैंड कॉल्ड द कैलिको एक्ट। अब सिंपल सी बात है कि अगर किसी जगह पर आप दूसरे प्रोडक्ट को लेकर के आ रहे हो और वो फेमस हो रहा है, तो वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो इसका प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा ही वहाँ पर देखने को मिला। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन लोगों की बात मान ली और एक लेगिस्लेशन लेकर के आए, एक कानून लेकर के आए, जिससे क्या बोला, बैनिंग द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल कॉल्ड द चिन्स इन इंग्लैंड एंड इट वॉज कॉल्ड द कैलिको एक्ट। मतलब अब आप एक पर्टिकुलर जो कॉटन टेक्सटाइल है, इंडिया का प्रोडक्शन है, उसको इंग्लैंड में यूज़ नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं अब क्या होता है। इन इंग्लैंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू डेवलप एंड दे वांटेड अ सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। आज यूरोप के अंदर अपन बात कब की कर रहे हैं, 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी की। तो तब वहाँ पर भी क्या हो रहा था, टेक्सटाइल मार्केट डेवलप हो रहा था। और ऐसे टाइम पे अगर कोई दूसरी कंट्री का प्रोडक्ट वहाँ पर फेमस होगा, तो कैसे वो लोग जो लोकल प्रोड्यूसर से डेवलप हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है उसकी एंट्री बंद कर दी जाए, उनको यूरोप में एंट्री ना मिले। द कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री वॉज सेट अप अंडर गवर्नमेंट प्रोटेक्शन। इंडियन डिज़ाइंस वर इनिशिएटेड and printed in England on white muslin और plain unbleached Indian cloth। तो अब जो इंडियन डिज़ाइन थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर प्रिंट होना स्टार्ट हो गए थे। मतलब जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट इंडिया से निकल करके आ रहा था वो अब नहीं जा रहा था इंग्लैंड के अंदर। अब ब्रिटिश अपने हिसाब से वहाँ पर मुस्लिन क्या होता है, एक पतला जो फाइन क्लोथ होता है उसको मुस्लिन बोलते हैं, या फिर जो अनब्लीच्ड क्लोथ्स थे उसके ऊपर अपने हिसाब से प्रिंटिंग वहाँ पर करवा रहे थे। आगे देखते हैं अपन, हु वर द वीवर्स। अब अपन बात करते हैं वीवर्स थे कौन एक्चुअली। वीवर्स बिलोंग टू कम्युनिटीज दैट स्पेशलाइज्ड इन द वीविंग एंड स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। अब उस टाइम पर कोई स्पेसिफिक कोर्स तो हुआ करता नहीं था वीविंग के लिए, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन चला करता था। आज कोई एक परिवार अगर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन से कनेक्टेड है तो उसकी पीढ़ियाँ, आगे वाली जनरेशन्स भी उसी काम को कैरी ऑन करेंगी और करेंगी। Some of the communities famous for weaving were the Tanti weavers of Bengal, the Julahas or Momin weavers of North India, Sel and Kaikolar and Devangs of South India। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर। और कई बार ये क्वेश्चन आपके जब आप NTSC फाइट करेंगे 10th क्लास के अंदर, वहाँ पर भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया में बताइए कौन सी वीवर क्लास थी। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, यहीं पर इसको समझ लेते हैं। जो तंती
वीवर्स थे वो कहाँ से थे? बंगाल से। इसको हमें याद करना है। जुलाहास और मोमिन वर फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से कौन थे? जुलाहास और मोमिन। सेल एंड कायकोलार एंड देवांग्स वर फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो यहाँ पर हमें बंगाल, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के अलग अलग वीवर्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। स्पिनिंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर चरखा एंड द तकली वर यूज्ड। द थ्रेड was spun on the charkha and rolled on the takli. After spinning, the thread was woven into the cloth by the weaver. तो ये पूरा एक प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आपने क्या किया, कॉटन लिया या कोई भी और दूसरा प्रोडक्ट लिया, उसको किस तरीके से आपने क्लोथ के अंदर कन्वर्ट किया। सिंपल सी बात है, पहले रेशे निकलेंगे, फिर उससे आपका धागा बनेगा, फिर उस धागे से जो वीवर है उसका क्या करेगा, क्लोथ के अंदर उसको कन्वर्ट करेगा। फॉर कलर टेक्सटाइल द थ्रेड वॉज डाइड बाय द डायर नोन एज द रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लोथ द वीवर्स नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लॉक प्रिंटर्स नॉन एज चिपीगार्स। रंगरेज आज के टाइम पे तो शायद इतना कॉमन नहीं रहा है, बट आपने कई बार देखा होगा जो आपके फादर हैं या आपके जो बड़े भाई हैं, ब्रदर्स हैं, उनसे पूछना कि जो पुरानी जीन्स रहती है उसको कई बार हम डाई करवाते हैं। आज भी कई पार्ट्स में हमारे कंट्री के इस तरह का ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो उस पर क्या वापस से डाई हो जाती है और वो जीन्स वापस से कलरफुल उसी कलर की नई जीन्स बन जाती है। तो इस तरह का काम जो लोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आपका रंगरेज बोलते हैं। तो आपको अगर कलर क्लॉथ चाहिए, कलर टेक्सटाइल चाहिए, तो उसके लिए आपको उस पर डाई चढ़ानी पड़ेगी। अब देखते हैं आगे। ये तो हमने बात करी वीवर्स की। यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने बता दिया, बंगाल, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में कौन कौन से वीवर्स हैं, उस पर से क्वेश्चन बनता है। आगे अपन बात करते हैं द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। अब इंडियन टेक्सटाइल का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ देखते हैं। इन ब्रिटेन कॉटन इंडस्ट्रीज वर डेवलप्ड विच अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। ब्रिटेन के अंदर अगर कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो वो कैसे इंडिया के टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स को अफेक्ट करेंगी, आइए समझते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट इज इंडियन टेक्सटाइल्स हैड टू compete with British textiles in the यूरोपियन एंड द अमेरिकन मार्केट। आज जो इंडियन टेक्सटाइल इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में, उसको compete करना पड़ेगा वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स से। और सिंपल सी बात है, जो भी लोकल प्रोड्यूसर होगा कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, हल्का सा चीपर रहने वाला है, क्योंकि वो रिसोर्सेज, वो जो सर्विसेज हैं, वो जो प्रोडक्शन है वहीं पर अपनी होम कंट्री के अंदर कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल्स टू इंग्लैंड ऑल्सो बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इम्पोर्टेड इनटू द ब्रिटेन। अब अगर इंडिया से कोई टेक्सटाइल बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी जाएगी ताकि वो टेक्सटाइल ऑटोमेटिकली महंगा हो जाए यूरोपियन मार्केट में जब सेल के लिए आए। तो इससे फ़ायदा किसको मिलने वाला था, वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको। तो एक तरीके की ट्रिक अपनाई गई कि जो इंडियन मार्केट है, जो इंडियन क्लॉथ है, कहीं ना कहीं वो सेल के लिए जाएगा तो सही बार, बट क्योंकि उसकी कॉस्ट हाई रहेगी तो लोग बाग उसको खरीदेंगे नहीं। बाय द 1830 ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ फ्लडेड इंडियन मार्केट which affected specialist weavers and spinners. In India, handloom weaving continued as some type of cloths could not be supplied by the machines. अब जब आप देखो इंग्लैंड के अंदर मशीन के द्वारा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है, तो कहीं ना कहीं उसको इंडिया में भी आना ही है। कब तक हम इंडियन मार्केट में केवल जो लोकल वीवर्स हैं उनके प्रोडक्शन के थ्रू ही चलने वाले थे। तो जब ब्रिटिश का बनाया हुआ कपड़ा इंडियन मार्केट के अंदर आया तो पहली चीज़ तो उसने कम्पीट किया किसके साथ, इन वीवर्स के साथ। अब वो आगे सफल क्यों रहा, क्योंकि मशीन से बना हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था इन कंपैरिजन टू द क्लॉथ दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दिस वीवर्स। बट कहीं ना कहीं जो स्पेशलिस्ट आप कह सकते हो कुछ प्रोडक्ट्स बनते थे वो मशीन के द्वारा आपके नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ, आज अपन साउथ में जाएंगे तो कांचीवरम करके एक साड़ी आती है। अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने खुद के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स रहते हैं। कोटा की बात करें तो कोटा के पास कोटा डोरिया करके साड़ीज़ बनती हैं। तो ये साड़ीज़ जनरली जो वीवर्स हैं वो अपने हाथ से ही बनाते हैं और ये जो मशीन वगैरह है इसका काफ़ी कम इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स थे
वो कहीं ना कहीं अपना मार्केट के अंदर काम कर रहे थे, बट जो एक जनरल मार्केट था उसको ब्रिटिश गुड्स ने क्या कर दिया था, अफेक्ट किया था। Solapur in western India and Madura in south India emerged as important new centers of weaving in the late 19th century. Mahatma Gandhi during the national movement urged people to boycott important textile and use hand spun and hand woven cloth. तो अब इंडिया के अंदर और अलग अलग स्पॉट्स निकल कर के आए जहाँ पर आपका क्या हो रहा था, वीविंग का काम चालू हो गया था। इसमें से एक जगह थी शोलापुर वेस्टर्न इंडिया में और एक था मदुराई साउथ इंडिया के अंदर। महात्मा गांधी उस टाइम पर इंडिया में आ चुके थे, वो अपना नेशनल मूवमेंट चला रहे थे और उन्होंने क्या बोला कि हम अपना खुद का खादी बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, आप लोग जो ब्रिटिशर्स की तरफ से क्लॉथ आ रहा है उसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। खादी बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म एंड द चरखा रिप्रेजेंटेड इंडिया। The charkha was put at the center of the tricolor flag of the Indian National Congress adopted in 1931। तो आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना खुद का फ्लैग बनाया था वो ट्राई कलर था और उसके बीच में क्या था, चरखा था। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। कॉटन मिल्स कम अप। इन 1854 द फर्स्ट कॉटन मिल was set up in Bombay and it had grown as an important port for export of raw cotton from India to England and China। तो हमारा 1854 में पहली कॉटन मिल को सेटअप किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कहाँ पर, बॉम्बे में। और इसने क्या किया, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट का काम किया, यहाँ से आपका एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ कॉटन, कहाँ पर, इंग्लैंड में और चाइना में। इन बॉम्बे ओवर 84 mills were established by the Parsi and Gujarati businessmen by 1900। Mills started developing in cities and the first mill in Ahmedabad was started in 1861। तो हमें याद रखना है पहली कॉटन मिल बॉम्बे में कब बनी थी, 1854 में शुरुआत हुई। अहमदाबाद में कब आई, 1861 में। डेट्स में कंफ्यूज मत होना। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स डिमांडेड लेबर, पुअर पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स वर्क इन द मिल्स। अब इन मिल के अंदर कौन लोग काम कर रहे थे, आपके जो पुअर पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, या फिर जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जिनको परमानेंट काम नहीं मिलता था, तो वो काम की तलाश में इन मिल्स के अंदर काम किया करते थे। टेक्सटाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री इन इंडिया फेस्ड प्रॉब्लम सच एज डिफिकल्टी competing with the cheap textile imported from Britain। In most countries, the government supported industrialization by imposing heavy duties on imports which eliminated competition and protected infant industries। आज अपन अगर देखें तो हर कंट्री क्या करती है, अपनी खुद की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी अलग अलग कस्टम ड्यूटीज़ लगाती हैं ताकि बाहर का प्रोडक्ट आपके लोकल मार्केट को वैनिश ना कर सके, उसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो उस टाइम पर इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ ने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाना स्टार्ट कर दी ताकि आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से उनकी कंट्री में आ रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा और वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, थोड़ा महंगा हो जाएगा, जिससे लोकल प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिल जाएगी। द फर्स्ट मेजर स्पर्ट in the development of cotton factory production in India therefore was during the First World War when textile import from Britain declined and Indian factories were called upon to produce clothes for military supplies। तो पहला फ़ायदा कब मिला हमें, जब हमारा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आपका मिलिट्री सप्लाईज़ के लिए इंडियंस को बोला गया कि आप लोग अब क्या करो, हमें यहाँ पे सप्लाई करो। तो ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कॉटन तक का। इसके बाद वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।